नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीट 2025 के लिए हिंदी की शिक्षण विधियों का सामान्य परिचय। आज हम पढ़ने वाले हैं कि शिक्षण विधियां होती क्या हैं। कोई भी विषय हो सकता है और उनकी हम शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो वास्तव में शिक्षण विधियां होती क्या हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों की बात करने से पहले हम एक शब्द प्रयोग में लेंगे, वो है आपका अधिगम। क्या है? अधिगम। इस शब्द के माध्यम से हम शिक्षण विधियों को और अधिक बेहतरी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो शब्द है वो है आपका शिक्षक। क्या है यहाँ पर? शिक्षक। दूसरा शब्द यहाँ पर क्या मिला हमें? अधिगम। और तीसरा शब्द है आपका विधियां। इन तीनों शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं बड़ी गहराई से, तो हम ये पता लगाते हैं क्या कि शिक्षण होता क्या है, अधिगम होता क्या है और विद्या होती क्या है। शिक्षण की परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा की प्रक्रिया में वह वांछित व्यवहार है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऐसा व्यवहार जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है उसे हम शिक्षण कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हम बात करेंगे अधिगम की। अधिगम क्या होता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में, है ना, वह वांछित व्यवहार जो विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। और विधियां, शिक्षक अपनी बात को शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों, जिन तरीकों या जिन मेथड्स का प्रयोग करते हैं उसे हम विधियां कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? विधियां कहेंगे। तो शिक्षण का कार्य कौन करेगा? शिक्षक करेगा। अधिगम का कार्य यहां पर कौन करेगा? शिक्षार्थी करेगा। शिक्षार्थी से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थी। ठीक है जी। और ये जो विधियां होती हैं ये होते हैं आपके तरीके या फिर माध्यम, कुछ भी मान लो, इन दोनों में से कुछ भी मान सकते हो, एक ही बात है। यानी कि शिक्षण को सफल बनाने का कार्य कौन करेगा? शिक्षक करेगा। अधिगम तभी सफल होगा जब छात्र उसको अच्छे से समझ पाए, सीख पाए, और इन दोनों के बीच में हम साक्षर्य का प्रयोग करें तो तरीके और माध्यम बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक यदि उचित तरीके या उचित माध्यम का प्रयोग नहीं करेगा तो जो चीज शिक्षार्थी या विद्यार्थी तक पहुंचानी होती है वो पहुंच नहीं पाएगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि शिक्षण कार्य होता है ना, उसके लिए एक उचित शिक्षण विधि का प्रयोग जरूर होता है जिससे कि छात्र अच्छे से उस विषय वस्तु को समझ सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिक्षण अधिगम विधियां होती क्या है। तो शिक्षण का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है, अधिगम का कार्य शिक्षार्थी या विद्यार्थी द्वारा किया जाता है, और विधियां क्या होती हैं? शिक्षक अपनी बात शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए जिन तरीकों या माध्यमों का प्रयोग करते हैं उसे हम विधियां कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं शिक्षण विधियों की परिभाषा, है ना। शिक्षण विधियों की परिभाषा में हमें ध्यान रखना है, क्या परिभाषा बन सकती है? सामान्य परिभाषा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए एक शिक्षक जिन विधियों, जिन तरीकों, जिन माध्यमों का प्रयोग करता है उसे हम शिक्षण विधियां कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपके शिक्षण विधियों की परिभाषा। अब हम आगे बात करेंगे शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के घटक। क्या बात करेंगे हम? शिक्षण प्रक्रिया के घटक। शिक्षण प्रक्रिया के घटक। शिक्षण प्रक्रिया के घटक में हम ये बात करेंगे, यहां पर दो महान विद्वानों के नाम आते हैं। नंबर 1 जॉन एडम्स, और दूसरे महान विद्वान आते हैं वो है जॉन ड्यूवी, जिसको हम डीवी भी बोलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के कितने घटक हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है, तो अच्छे से समझिए। जॉन एडम्स शिक्षण के कितने घटक मानते हैं और जॉन ड्यूवी शिक्षण के कितने घटक मानते हैं। यहां पर हम बात करें जॉन एडम्स की, तो ये शिक्षण प्रक्रिया के दो घटक मानते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहला ये मानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का सबसे मुख्य घटक होता है आपका क्या होता है? शिक्षक होता है। क्या होता है? शिक्षक।
और दूसरा घटक जो होता है इन्होंने माना है शिक्षार्थी। क्या माना? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी। ओके, ठीक है। अब जॉन डीवी कहते हैं कि एडम्स साहब ने दो घटक मान लिए, शिक्षक और शिक्षार्थी। क्या इन दोनों से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाएगी? इसका मतलब यह है कि एक और घटक हमें चाहिए जिससे इन दोनों के बीच में परस्पर जो संबंध होता है, यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी तक क्या बात पहुंचाना चाहता है, इसके लिए आपके पास में एक तीसरा घटक होना चाहिए, वो है आपका पाठ्यक्रम। बिना जॉन डीवी कहते हैं कि बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक और शिक्षार्थी कर भी क्या लेंगे? यानी कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आपके पास पाठ्यक्रम नहीं है, तो बिना पाठ्यक्रम की तो आप तैयारी कैसे कर लोगे? ठीक है ना। तो यहां पर एक तत्व इन्होंने, एक घटक और जोड़ दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला तो इन्होंने भी क्या माना भाई? शिक्षक ठीक है, शिक्षक ठीक है। दूसरा क्या माना इन्होंने? शिक्षार्थी। ओके। और तीसरा घटक जो महत्वपूर्ण है वो आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम। ये जो वर्गीकरण है ये जॉन एडम्स साहब का है और जॉन ड्यूवी या जॉन डीवी साहब ने शिक्षण प्रक्रिया के घटक बताए हैं। ठीक है, जॉन एडम्स महोदय ने शिक्षण प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण घटक बताए हैं। नंबर 1 उन्होंने शिक्षक को माना है और दूसरा शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी को माना है। जॉन डीवी साहब ने इस इन्हीं की बात को थोड़ा आगे लेकर जाते हैं, विस्तार देते हैं, कहते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलके बिना पाठ्यक्रम के क्या कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम को भी इन्होंने शामिल किया है। तो ये थे शिक्षण प्रक्रिया के घटक। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपके लिए ये बहुत फायदेमंद हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के चरण। शिक्षण प्रक्रिया के चरण कितने चरण होते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। घटक की बात हो गई। घटक को दो तरीके से हमने देखा, पहला एडम्स महोदय का और दूसरा जॉन डीवी का। एडम्स महोदय ने दो बताए हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, और जॉन डीवी ने एक तीसरा घटक और जोड़ा है, वो है पाठ्यक्रम। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के चरण। शिक्षण प्रक्रिया के जो चरण हैं वो टॉलमैन व स्मिथ महोदय इन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 3 चरण बताए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला इन्होंने बताया कि एक चर जो होता है ना वो आपका स्वतंत्र चर होता है, दूसरा आश्रित चर, और प्यारे साथियों तीसरा जो होता है वो होता है मध्यस्थ चर। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि शिक्षण प्रक्रिया के चरों की बात की जा रही है, तो टॉलमैन और स्मिथ महोदय ने शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर मानते हैं। पहला चर स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर और तीसरा मध्यस्थ चर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आश्रित और स्वतंत्र चर में कौन कौन आते हैं और मध्यस्थ में कौन सा चर आएगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आश्रित में, है ना। आश्रित में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे विद्यार्थी होंगे। क्या होंगे? विद्यार्थी। और स्वतंत्र में कौन होंगे? शिक्षक महोदय होंगे। और मध्यस्थता मैंने कहा ना, शिक्षक अपनी बात को शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करेगा वो शिक्षण विद्या कहलाती है। और यहाँ पे मध्यस्थता जो करेगा वो आपका क्या करेगा? सिलेबस। यानी कि आप तैयारी कर रहे हो, आपको नौकरी चाहिए, आपको जॉब चाहिए, रीट कैसे भी करके पार करनी है, उसके लिए आपको पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी। बिना पाठ्यक्रम के तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मध्यस्थ चर जो है आपका पाठ्यक्रम कह दो या पाठ्य वस्तु कह दो, है ना, पाठ्य वस्तु। ये था आपका टॉलमैन और स्मिथ महोदय का शिक्षण प्रक्रिया के चरों को लेकर वर्गीकरण। इन्होंने स्वतंत्र चर की बात करी, आश्रित चर की बात करी और मध्यस्थ चर की बात करी। ये कहते हैं कि शिक्षक जो होता है ना वो स्वतंत्र चर होता है। ये कहते हैं कि विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो होते हैं ना वो आश्रित चर होते हैं, क्योंकि ये शिक्षक पर निर्भर हैं। ओके,
और इन दोनों की मध्यस्थता करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पाठ्य वस्तु या फिर पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा आपने। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब शिक्षण प्रक्रिया के हम अंगों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शिक्षण प्रक्रिया के अंगों की बात करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया के अंग। अंग कितने प्रकार के होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के? 2 प्रकार के, नंबर 1 और नंबर 2। पहला जो है वो आपका हो जाएगा सजीव अंग, और दूसरा क्या हो जाएगा? निर्जीव अंग। वही 3 घटक जो जॉन डीवी कहते हैं। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, जिसमें से 2 घटक तो आपके सजीव होते हैं। 2 घटक क्या होते हैं? सजीव, और 1 होता है निर्जीव। ठीक है, तो पहला घटक है आपका शिक्षक, सजीव अंग में जाएंगे, और शिक्षार्थी भी सजीव अंग में जाएंगे। शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी। और निर्जीव अंग क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि शिक्षण प्रक्रिया के अंगों की बात हो रही है। एक अंग होता है सजीव और दूसरा अंग होता है निर्जीव। सजीव अंग कितने होते हैं? 2, शिक्षक और शिक्षार्थी, और निर्जीव अंग क्या होता है? पाठ्यक्रम। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर बात करेंगे शिक्षण प्रक्रिया के चरणों की। किसकी बात करेंगे? शिक्षण प्रक्रिया के चरणों की बात करने वाले हैं। शिक्षण प्रक्रिया के चरणों की बात करूं तो शिक्षण प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पूरी शिक्षण प्रक्रिया को इन 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला जो है योजना। पहले योजना बनाएंगे पाठ्यक्रम से संबंधित। दूसरा निर्देशन, शिक्षक के अंडर ये निर्देशन होगा, निर्देशन कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। और तीसरा है मापन, और चौथा चरण है आपका मूल्यांकन। ठीक है, PDME ऐसे याद रख सकते हो आप। कितने चरण है? 4। P प्लानिंग, प्लानिंग मतलब योजना। D डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब निर्देशन। M मेजरमेंट यानी कि मापन, और E इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो ये छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना पूरी है। कितने अंग होते हैं, कितने घटक होते हैं, और जॉन एडम्स ने कितने यहाँ पे घटक माने हैं, और जॉन डीवी ने कितने घटक माने हैं। तो जॉन एडम्स ने 2 घटक माने हैं। तो जॉन एडम्स शिक्षा की प्रक्रिया को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं, है ना। और जॉन डीवी शिक्षण की प्रक्रिया को त्रिमुखी मानते हैं। द्विमुखी में 2 घटक थे। कौन कौन से थे 2 घटक? शिक्षक और शिक्षार्थी। और त्रिमुखी में कौन थे? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिनको डीवी साहब ने दिया था। ओके, तो यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया के चरणों की बात हो रही है, और याद करने का तरीका PDME यानी कि PDME यानी P यानी योजना प्लानिंग, निर्देशन डायरेक्शन, मापन मेजरमेंट, और मूल्यांकन इवैल्यूएशन। ये भी आप याद कर लेना। छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, जिसके लिए आपको तैयार तो रहना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे शिक्षण के प्रकार। क्या करेंगे? शिक्षण के प्रकारों की बातें करेंगे। शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग।
शिक्षण के प्रकारों की बात हम दो आधारों पर करेंगे, ठीक है। कितने आधारों पर करेंगे? दो आधारों पर। पहला जो आधार है आपका शैक्षिक स्तरों के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आपका शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर। यहां से प्रश्न बनने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, दो वर्गीकरण है यहाँ पर, एक तो शैक्षिक स्तरों के आधार पर और एक शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर की बात करेंगे यहाँ पर, और स्तरों की बात करने वाले हैं। इनको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3, और इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षिक स्तरों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शैक्षिक स्तरों की बात करेंगे। तो इसमें 3 कौन कौन से प्रकार है वो हम देखने वाले हैं। नंबर 1 स्मृति स्तर, नंबर 2 बोध स्तर, और तीसरा जो स्तर है आपका वो है चिंतन स्तर। ओके, हमें ध्यान रखना है कि शैक्षिक स्तरों के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर है, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर हम इसका वर्गीकरण देखते हैं तो नंबर 1 पर आएगा, यहाँ पे पक्ष है। क्या है? पक्ष, पक्षों की बात होगी यहाँ पर। तो सबसे पहला है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा क्या हो जाएगा? मनोगत्यात्मक, उससे पहले भावात्मक ले लेते हैं, भावात्मक पक्ष, और तीसरा मनोगत्यात्मक पक्ष। ये 3 पक्ष हमें देखने को मिले जो शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर हैं। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा मनोगत्यात्मक पक्ष। इसे हम क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं, क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है, स्मृति स्तर किस महोदय ने दिया था, और बोध स्तर की बात किस महोदय ने की थी, और चिंतन स्तर पर बात अपने विचार किस महोदय ने रखे थे। उसके बाद ज्ञानात्मक पक्ष के कौन पक्षधर थे, भावात्मक पक्ष के कौन पक्षधर थे, और मनोगत्यात्मक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष के आपके पक्षधर कौन थे, वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ स्मृति स्तर के समर्थक कौन थे, वो थे आपके हर्बर्ट महोदय। कौन थे? हर्बर्ट महोदय। बोध स्तर के पक्षधर कौन थे, वो आपके थे मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन। और तीसरा चिंतन स्तर के समर्थक कौन थे? हंट महोदय। कौन थे? हंट महोदय। हमें ये ध्यान रखना है कि स्मृति स्तर के समर्थक थे हर्बर्ट, बोध स्तर के समर्थक मॉरिसन थे, और चिंतन स्तर के समर्थक कौन थे? हंट। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बोध स्तर के पक्षधर कौन थे? मॉरिसन। और चिंतन स्तर के पक्षधर कौन थे? हंट। यहाँ पे स्मृति स्तर पर कौन थे? हर्बर्ट थे, ठीक है। अब हम बात करने वाले शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर पक्ष, पहला पक्ष है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, इनके जो पक्षधर थे वो कौन थे? B.S. ब्लूम। कौन थे? B.S. ब्लूम। और इनके पक्षधर कौन थे? करथवाल। कौन थे? करथवाल। और तीसरा मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष के पक्षधर कौन थे? सिम्पसन। कौन थे? सिम्पसन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपने विचार दिए थे इसके संबंध में 1956। कब दिए थे? 1956। और करथवाल ने भावात्मक पक्ष में अपने विचार दिए थे 1964 में, और सिम्पसन महोदय ने अपने विचार दिए थे क्रियात्मक पक्ष के पक्षधर रहे हैं, जिन्होंने अपने विचार दिए थे 1969 में, ठीक है। तो ये था आपका शिक्षण के प्रकारों को लेकर हमने बात की। शैक्षिक स्तरों के आधार पर 3 प्रकार हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और
चिंतन स्तर। आगे हमने बात की शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के जो प्रकार है, पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा मनोगत्यात्मक पक्ष। इनके समर्थक जो थे, समर्थन देने वाले हर्बर्ट, मॉरिसन बोध के और चिंतन के हंट, और ज्ञानात्मक पक्ष के बीएस ब्लूम, भावात्मक के कर्तवाल और मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक के कौन हो जाते हैं, सिम्पसन हो जाते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण जो परिभाषाएं जिन जिन महोदय ने दी हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। परिभाषाएं देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे, वो है आपके जैक्सन महोदय। कौन है, जैक्सन महोदय। जैक्सन महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है। जैक्सन महोदय कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति, कौन होगा परिपक्व व्यक्ति, शिक्षक, कौन होगा, शिक्षक, और दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति, कौन होगा अपरिपक्व व्यक्ति, विद्यार्थी जो अभी सीखेगा, परिपक्व नहीं है, को अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है। ये किनकी परिभाषा है, जैक्सन महोदय की है। दूसरी रायबर्न महोदय क्या कहते हैं, रायबर्न महोदय कहते हैं शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक व विद्यार्थी के बीच संबंध की बात करते हैं। संबंध जितना घनिष्ठ होगा, जितना घनिष्ठ होगा शिक्षण उतना ही अधिक क्या होगा जी, प्रभावी होगा। ये परिभाषा रायबर्न महोदय ने दी है। ठीक है, तीसरी परिभाषा बीओ स्मिथ महोदय ने दी है। क्या कहते हैं बीओ स्मिथ महोदय, ये कहते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एक और परिभाषा देते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में
छात्र उत्सुकता के साथ सीखते हैं। ठीक है, एक और परिभाषा हम देखते हैं यहां पर फाइन महोदय की। फाइन महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिगम में वृद्धि ही शिक्षण है। ठीक है, सबसे पहले जैक्सन महोदय, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व यानी कि शिक्षक दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति यानी कि विद्यार्थी को अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। सिखाने ऐसे लगते हैं ना, सिखाने का प्रयास करते हैं। सीखना, यहाँ पे सीखने का होता ना, तब स में दीर्घ ई की मात्रा लगती है। सिखाने का प्रयास है तो स में रिश्व ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब कुछ और अन्य परिभाषाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में रीड को लेकर पूछी भी जाती है। आपने सुना ही होगा, बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है, ये परिभाषा किसने दी थी? बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। दूसरी परिभाषा, बालक का मन कोरे कागज के समान होता है। तीसरी परिभाषा, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। ये तीन परिभाषाएं हैं। बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, बालक का मन कोरे कागज के समान होता है और बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। दिखने में, समझने में तीनों की तीनों परिभाषाएं एक जैसी लगती है एग्जाम में, लेकिन इन तीनों परिभाषाओं को देने वाले कौन है? अलग अलग हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बालक का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज के समान है। इसमें मस्तिष्क की बात की गई है और इसमें मन की बात की गई है। बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, ये जो परिभाषा देने वाले थे वो थे जॉन लॉक। और बालक का मन कोरे कागज के समान होता है, ये परिभाषा देने वाले थे रूसो। और बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, ये परिभाषा देने वाले थे प्लेटो महोदय। ठीक है, दिखने में तीनों एक जैसी लग रही हैं, लेकिन तीनों ही इनके जो परिभाषा देने वाले थे तीनों ही अलग हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे शिक्षण की जो विशेषताएं हैं, है ना, शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है।
तो 7-8 विशेषताएं पढ़ लेते हैं। शिक्षण की विशेषताएं, ठीक है। गुण भी कह सकते हैं, परीक्षा में गुण के रूप में भी पूछा जा सकता है। विशेषताएं गुण न देकर प्रकृति दे देंगे, एक ही बात है, ठीक है। चलिए लिखते हैं हम लोग नंबर 1। जैक्सन महोदय की ले लेते हैं परिभाषा पहले। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, किसने कहा था? जैक्सन महोदय। दूसरी, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, किसने कहा था? B.O. स्मिथ महोदय ने कहा था ऐसा, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नंबर 4, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक होता है। पांचवा, शिक्षण हर कोई थोड़ी करवा सकता, ठीक है ना। तो शिक्षण एक जिसमें कौशल होगा, कौशलपूर्ण प्रक्रिया है। जो एक्सपर्ट होगा वही शिक्षण करवा पाएगा ना। और शिक्षण का मापन किया जा सकता है, शिक्षण का मापन किया जा सकता है। और नंबर 7, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। मान लो परीक्षा में प्रश्न आ जाए, शिक्षण कला है, दूसरे विकल्प में दे दिया शिक्षण एक विज्ञान है, तीसरे में दे दिया शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, और चौथे में दे दिया शिक्षण ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। इस प्रकार से हमने देखा, हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि शिक्षण विद्या होती क्या है, और उसमें हमने एक शब्द प्रयोग में लिया था अधिगम, ठीक है। और हम परिभाषा, सामान्य परिभाषा भी हमने पढ़ी थी शिक्षण विधियों की। उसके बाद हमने पढ़ा शिक्षण के घटक, द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया। जॉन एडम्स द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं और शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया जो मानते हैं वो जॉन डीवी मानते हैं, जिन्होंने एक पाठ्यक्रम शब्द को जोड़ा था। उसके बाद हमने शिक्षण के चर देखे थे, 3 चर होते हैं, एक अपना स्वतंत्र चर होता है और दूसरा परतंत्र या आश्रित चर होता है, और तीसरा होता है मध्यस्थ चर होता है। और स्वतंत्र चर में हमने बात की शिक्षक महोदय होते हैं, और आश्रित चर में हमने बात की शिक्षार्थी होते हैं और या फिर विद्यार्थी होते हैं, और तीसरे चर की हमने बात की मध्यस्थ, जिसमें हमने माना था पाठ्यक्रम को। उसके बाद हमने चरण देखे थे शिक्षण के, 4 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है आपकी योजना, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। उसके बाद निर्देशन, जिसको डायरेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा मापन, जिसको मेजरमेंट बोलते हैं। और चौथा हमने लास्ट में देखा था मूल्यांकन, जिसको इवैल्यूएशन कहते हैं। ट्रिक के रूप में हमने PDME से याद किया था। उसके बाद हमने देखा शिक्षण के प्रकार देखे थे। नंबर 1 स्तरों के आधार पर, और दूसरा देखा था शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर। शैक्षिक स्तर के आधार पर 3 पक्ष होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। और उसके बाद स्मृति स्तर होता है, बोध स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है। उसके बाद हमने पढ़ा शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर जो हम पक्षों की बात कर रहे थे। पहला था ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा था भावात्मक पक्ष, और तीसरा था मनोगत्यात्मक या फिर क्रियात्मक पक्ष। तो आज हमने पढ़ा शिक्षण के बारे में, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, शिक्षण को बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया।
और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, कंटेंट आपको उपयोगी लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ये शिक्षण विधियों का पूरा जो मैंने जिम्मेदारी ली है उसको मैं परीक्षा से पहले पूर्ण करवाने का प्रयास करूँगा। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।